हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और जो हमने अब तक पढ़ लिया है उसकी हम एक झलक पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, अब तक हम प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रकाश के गुण क्या होते हैं। इसके बाद प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुओं के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद में हमने प्रकाश का विवर्तन समझा, प्रकाश का परावर्तन समझा और प्रकाश के परावर्तन के दो नियमों को जाना। और फिर लास्ट का जो अब तक का क्वेश्चन था वो था हमारा विसरित परावर्तन। इसके आगे अब जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं। तो वो हमारा होगा कि दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए अब विसरित परावर्तन के आगे हमको जो दर्पण पढ़ना है उसकी हम स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। तो जब किसी चिकने तल के एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाता है तो यह वस्तु दर्पण कहलाती है। जैसे कि अगर आपके पास एक शीशा है, उस शीशे के एक साइड में अगर आप पॉलिश कर दो और दूसरी साइड में अपना चेहरा देख पाओ तो ये जो आपने बनाया है, ये जो आपने वस्तु बनाई है वो आपकी क्या कहलाएगी? दर्पण कहलाएगी, जिसे हम सामान्य भाषा में शीशा भी कहते हैं। तो बहुत सिंपल है दर्पण को जानना। इसके बाद दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण केवल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो पहले हम समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। देखिए, समतल दर्पण क्या होते हैं? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उन्हें हम समतल दर्पण कहते हैं। और इसके बाद अगर गोलीय दर्पण को हम जानें तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे कि ये एक कांच था और हमने इसके एक साइड पॉलिश की तो इसका जो एरिया है वो कैसा है? समतल है। तो यह क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। अगर इस कांच में थोड़ा सा भी बल होता है ना, बल होता, अगर हम इसके एक साइड में पॉलिश करते, दूसरे साइड को शीशे की तरह बना लेते तो ये हमारा क्या कहलाता? गोलीय दर्पण कहलाता। चलिए एक छोटे से चित्र के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आप चित्र इस समय देख रहे हैं इसमें एक बेबी है, एक लड़की है और उसके सामने एक दर्पण रखा हुआ है। तो ये कौन सा दर्पण है? ये आमतौर पर जो हमारे घरों में लगा होता है ये हमारा क्या है? समतल दर्पण। ठीक है, ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है। या फिर आप इस एक्ट्रेस को देख लीजिए, इसके घर में क्या है? एक समतल दर्पण लगा है और वो अपने चेहरे को क्या कर रही है? देख रही है। तो ये जो दर्पण हम अपने आसपास देखते हैं ये हमारे क्या होते हैं? सब समतल दर्पण होते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले समतल दर्पण की पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। यानी कि समतल दर्पण की जो डिटेल है उसको हम पढ़ेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम गोलीय दर्पण को डीपली थोड़ा सा 2 मिनट के बाद अभी समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम समतल दर्पण की विशेषताओं को समझ लेते हैं। विशेषताएं क्या होती हैं? जो हमारे घर में लगा होता है ना आईना, बिल्कुल उसी की विशेषताएं आपको लिखनी है। तो पहली विशेषता ये है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। देखिए, जो हमारे घर में सीधा जो शीशा लगा हुआ है, अगर हम उसके इस साइड पर खड़े हो जाएं तो हमारी फ़ोटो शीशे में बिल्कुल उतनी ही साइज़ की दिखेगी जितने बड़े हम वास्तविक में हैं। यानी कि जितने बड़े हम वास्तव में हैं उतनी ही बड़ी हमारी इमेज जो है वो शीशे में बनती है। तो यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब हो गया फ़ोटो। समतल दर्पण में जो फ़ोटो बनती है वो सदैव वस्तु के क्या होती है? बराबर होती है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब
सदैव आभासी और सीधा होता है। मतलब सीधा तो होता है, अब इसे आभासी क्यों कहा गया है? क्योंकि हम इसे टच नहीं कर सकते। मतलब हम केवल इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इसे टच नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये क्या हुआ, आभासी प्रतिबिंब हुआ और सीधा प्रतिबिंब बनता है, हम अपने घरों के शीशों में देख भी सकते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर अपना दूसरा इसका जो क्वालिटी है, यानी दूसरी जो विशेषता है उसे हम देखते हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। बिल्कुल क्लियर। अगर हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो पहली बात क्या हुई कि अगर हम सीधे खड़े हैं, सिर ऊपर है और टांगे हमारे नीचे हैं, तो बिल्कुल हमारी जो इमेज, जो प्रतिबिंब शीशे में बनेगा, उसके वही सिर ऊपर होगा और टांगे नीचे ही होंगी। ऐसा तो होगा नहीं कि आपका सिर नीचे और टांगे ऊपर दिखाई देती हैं उसमें, तो कहोगे सर ऐसा तो नहीं होता है। तो बिल्कुल क्लियर तरीके से, यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब एकदम सीधा बनता है। और दूसरी बात है कि कैसा बनता है, बराबर बनता है। हम जितने बड़े हैं उतने बड़े दिखते हैं। ऐसा नहीं है हमारी लंबाई 5 फीट है और हम उसमें 2.5 फीट के दिखाई दें बौने, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये इसके 2 गुण हो गए। और तीसरा गुण हुआ कि वस्तु दर्पण के जितनी आगे रखी जाती है, प्रतिबिंब दर्पण के उतना पीछे बनता है। जैसे कि अगर हम शीशे के जितनी दूर खड़े होंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी जो फ़ोटो बनी है वो शीशे के भीतर उतनी ही दूर बनी है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तो ये हो गई वस्तु और ये हो गया प्रतिबिंब, यानी कि उसकी फ़ोटो। तो वस्तु को दर्पण के जितना आगे रखते हैं, या कह लें हम दर्पण के जितना आगे खड़े होते हैं, तो हमें ऐसा फ़ील होता है कि हमारी जो फ़ोटो है वो शीशे के ठीक उतनी ही पीछे खड़ी है। क्लियर? ये हो गया इसका गुण। चौथा गुण है कि वस्तु का दाहिना प्रतिबिंब के बाईं ओर हो जाता है। यानी कि अगर हम दर्पण के सामने खड़े हैं तो हमारा जो दायां हाथ है वो हमारी फ़ोटो के बाएं हाथ की तरफ होगा और जो बायां हाथ है वो दाएं हाथ की तरफ होगा। यानी कि समतल दर्पण में बाईं और दाईं साइड आपस में बदल जाती है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये समतल दर्पण की प्रमुख विशेषताएं थीं जो आपने पढ़ी। तो अब हम इन्हीं विशेषताओं को एक चित्र के माध्यम से देख भी लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक लड़की है और ये है उस लड़की का शीशे के अंदर बना हुआ प्रतिबिंब। तो देखिए, लड़की बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है इसमें। तो पहला गुण हो गया कि प्रतिबिंब सीधा बनता है। दूसरा कि जितनी बड़ी लड़की रियल में है उतनी ही बड़ी उसकी इमेज है। तो दूसरा गुण हो गया कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है। मतलब प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार क्या रहते हैं, दोनों बराबर रहते हैं। और तीसरा गुण जो हमने अभी पढ़ा था कि वस्तु को दर्पण के जितना आगे रखेंगे ऐसा लगेगा कि प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बना है। तो इससे तो आप वाकिफ़ होंगे, यानी कि आपने ये ऐसा देखा होगा आमतौर पर। और तीसरा ये हमने पढ़ा था 4th नंबर पर कि यानी कि जो रियल में जो वस्तु है उसकी जो दाईं साइड होगी वो प्रतिबिंब की बाईं साइड होगी। क्लियर? तो अब हम समझते हैं गोलीय दर्पण को। तो गोलीय दर्पण के बारे में हम पहले अच्छे से रीड करते हैं, फिर हम इसको चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। देखिए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, पहले हम इसका जवाब ढूंढते हैं। किसी कांच के खोखले गोले को काटकर किसी कांच के खोखले गोले को काटकर इसके एक ओर, यहाँ पर एक लिख लीजिएगा, इसके एक ओर चांदी या पारे चांदी या पारे की पॉलिश करके, क्या पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग के आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो इसका दूसरा सिरा चमकदार बन जाता है। इस निकाय को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कांच का गोला लेते हैं। क्या करते हैं, एक कांच का गोला लेते हैं, उसे बीचों बीच से काट देते हैं तो ये इस तरह का आ गया। अब इसके एक और हम क्या करते हैं, चांदी या फिर पारे की पॉलिश चढ़ा देते हैं और उसके ऊपर से आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। ठीक है,
आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं तो इसका जो दूसरा भाग है, दूसरा सिरा है, वो चमकदार बन जाता है। यानी उसमें हम किसी भी फ़ोटो को, किसी भी इमेज को देख सकते हैं। तो यह जो बना है हमारे सामने, ये जो नए वैरायटी का शीशा बना है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब चलिए हम चित्र के माध्यम से इसे कन्फर्म करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक ये कांच का गोला दिख रहा है। अब हम क्या करें? इसे दो भाग में बांट लें, दो भागों में बांट लें। उसके बाद इसके एक सिरे पर हम क्या करें? चांदी का लेप लगाएं या फिर पारे का लेप लगाएं और उसके ऊपर से आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दें, जो कि लाल कलर का होता है, आपने शीशों में आमतौर पर देखा होगा। तो वो पेंट कर दें। तो ऐसा करने से क्या होगा? इसकी जो ये वाली साइड है वो चमकने लगेगी। यानी कि ये बन जाएगा क्या? परावर्तक पृष्ठ। ये क्या बन जाएगा? परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, जिससे कि यह एक गोलीय दर्पण तैयार हो जाएगा। तो आपको अब ये गोलीय दर्पण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आपको ये चित्र जो हैं वो नहीं बनाने हैं, ओके? आगे बढ़ जाइएगा। अब देखते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो गोलीय दर्पण वास्तव में दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? अवतल दर्पण, और एक क्या होता है? उत्तल दर्पण। अब ये दो प्रकार का क्यों होता है? क्योंकि अगर हम गोले को काटेंगे, दो भाग बनेंगे, एक भाग ये बन गया, एक भाग ये बन गया। अगर हम अंदर से पॉलिश करेंगे, बाहर का परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, और अगर हम बाहर से पॉलिश करेंगे तो इसके अंदर वाला पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। तो एक कंडीशन में हमें अपनी फ़ोटो बाहर की तरफ दिखाई देगी, ऊपर की ओर, और एक कंडीशन में हमें अपनी फ़ोटो अंदर, यानी कि भीतर जो धँसा हुआ भाग है वहाँ पर दिखाई देगी। तो इन दोनों में हमें अपनी आकृति अलग अलग तरह की देखने को मिलेगी। तो इसीलिए गोलीय दर्पण के दो प्रकार तैयार हो गए। तो इसमें से जो पहला प्रकार हमारा है वो हमारा है अवतल दर्पण। यानी कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि ये हमारा गोला हुआ, बाहर से अगर हमने इस पे चमकी चढ़ाई, चांदी चढ़ाई, तो अंदर का पृष्ठ परावर्तक बनेगा ना। तो ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। और ठीक इसका विपरीत, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर होता है, यानी कि अंदर से हमने चांदी लगाई तो बाहर को हमारी फ़ोटो दिखाई देगी। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर होता है वो अवतल दर्पण हो गया, और जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ऊपर होता है वो हमारा उत्तल दर्पण हो गया। क्लियर? क्लियर? तो अब हम दर्पण की प्रमुख परिभाषाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस चित्र को देखते हैं और कुछ परिभाषाओं के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि एक ही पल में आपको देखते हुए ये सारी परिभाषाएं याद हो जाएंगी। अगर ये परिभाषाएं आज याद हो जाती हैं तो हमारी मेहनत वसूल हुई। चलिए सबसे पहले आप चित्र को देखिए। ये हमारा क्या है? इसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, तो ये अवतल दर्पण का चित्र हो गया। ओके, ये हो गया अवतल दर्पण। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो हमें देखने को मिलेगी वो हमें मिलेगी कि ध्रुव किसे कहते हैं। क्या चीज़? ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हमने किसी कांच के खोखले से थोड़ा हिस्सा काट करके एक दर्पण बनाया, तो ये हो गया हमारा दर्पण का फुल साइज। ओके, तो इसके जो बीचों बीच का जो सेंटर होगा, यानी किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का, यानी कि बीचों बीच का जो पॉइंट होगा, मध्य बिंदु, उसे हम क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहेंगे। क्या ये आपको ये डेफिनेशन याद हुई? हमें उम्मीद है कि आपको ये याद हुई होगी। अगला देखते हैं वक्रता त्रिज्या। उससे पहले हम वक्रता केंद्र को समझाते हैं। देखिए, ये जो दर्पण आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये इस तरीके के एक गोले से बनाया गया होगा, ठीक है? तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हुई कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र
वक्रता केंद्र कहलाएगा। यानी कि हमने अपना गोलीय दर्पण जिस गोले से काट करके बनाया है, अगर हम इसको पूरा करें तो एक गोला रेडी होगा। तो जिस गोले से हमने इस गोलीय दर्पण को काट के बनाया है, उस गोले का जो सेंटर होगा वही हमारे क्या होगा, इस गोलीय दर्पण के लिए क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। सीधी डेफिनेशन है, नॉर्मल सी। हम आगे पढ़ते हैं, इसे देखिए। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले से काटकर बनाया जाता है, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ये पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। इसके बाद क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। तो वही सिंपल एंड सेम परिभाषा कि गोलीय दर्पण जिस गोले से काटकर बनाया जाता है, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ओके, लास्ट में मैं सारी परिभाषाएं आपको एक ही चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। तो अब हम तीसरी डेफिनेशन देखते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे कि ये हुआ हमारा गोलीय दर्पण और ये हुआ इसका क्या चीज़, मध्य बिंदु क्या हो गया, इसका ध्रुव हो गया और कहीं ना कहीं पर इसका सेंटर ऐसे ही क्या होगा, सी होगा। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए एक सीधी रेखा जो खींची जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद हम समझते हैं मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसे कि ये हमारा एक अवतल दर्पण है, ये हमारा पी से होता हुआ ये मुख्य अक्ष है। तो अगर हम प्रकाश डालेंगे इस तरह से, तो प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के निकल जाएगी। दूसरी किरण को डालेंगे, ये भी एक जगह से निकल जाएगी। तीसरी किरण को डालेंगे, वो भी इसी पॉइंट से निकल जाएगी। तो यहाँ पर कुछ अधिक रोशनी हमको दिखाई देगी। तो ये डेफिनेशन क्या बनी कि दर्पण में हम गोलीय दर्पण में या गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाती हैं, ये एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, तो जिस बिंदु से होकर के जाती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। ओके, इसकी जो मुख्य फोकस की कंडीशन है वो अवतल दर्पण में अलग होती है और उत्तल दर्पण में अलग होती है। कैसे, देखिए। अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें फोकस पर वास्तव में मिलती हैं, यानी अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें फोकस पर मिलती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस जो है, जो किरणें हैं प्रकाश की, वो फोकस से आती हुई दिखाई देती हैं। यानी कि उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, ऊपर की ओर होता है। तो अगर हम यहाँ पर किरण डालेंगे तो ये ऐसा नहीं अंदर चली जाएगी, इस साइड का तो हमें कुछ दिखेगा नहीं ना, इधर तो अपारदर्शी माध्यम है। तो ये यहीं से क्या होगा, टकरा के इस तरीके से लौटेगी जैसे कि ये फोकस से होकर के आ रही हो। यानी कि जैसे कि यहाँ से फोकस पर गई हो, फोकस से फिर इसने बैकअप मारा हो। तो उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई किरणें दिखाई देती हैं और अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती हैं या फोकस पर मिलती हैं। क्लियर। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं। ये हो गया हमारा पी यानी कि ध्रुव, ये हो गया हमारा क्या सी, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, हमारा एक एफ होगा, मुख्य फोकस। तो यहाँ पर पी और एफ यानी कि ध्रुव और फोकस के जो बीच में जो दूरी होगी वो हमारी स्मॉल एफ होगी और उसे हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। यानी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोकस कैपिटल एफ के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला यानी कि हो गया कि फोकस दूरी बराबर क्या हो गया, 1/2 त्रिज्या, है ना। यानी कि जो फोकस दूरी होती है त्रिज्या की आधी होती है। ये हमें याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन चुका है दोस्तों
क्या कि अगर किसी दर्पण की फोकस दूरी है 20 तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो त्रिज्या होगी 40, क्योंकि फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, या कह लो त्रिज्या जो है फोकस दूरी से डबल होती है। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखें। तो इससे ये पता लग गया कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी, या कहने की वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की डबल। ओके, एक और डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट दर्पण का द्वारक। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, यानी जिस साइज का हमारा ये दर्पण होता है उसका जो ये साइज व्यास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हमारी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। अब हम सारे परिभाषाओं को एक चित्र में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर एक दर्पण बना हुआ है और इस दर्पण का मध्य बिंदु क्या है? P है, यानी किसी दर्पण के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। डेफिनेशन एक क्लियर हुई। इसके बाद देखते हैं डेफिनेशन किसकी? वक्रता केंद्र की। तो गोलीय दर्पण, ये है हमारा गोलीय दर्पण। अब इसे हम कंप्लीट करते हैं। जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर। अब फिर से एक डेफिनेशन लेते हैं वक्रता त्रिज्या को। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, या गोलीय दर्पण जिस गोले से काटकर बनाया जाता है, उस गोले की जो त्रिज्या होती है वो कहलाती है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, कैपिटल R। हो गया। फिर इसके बाद में हमने क्या जाना था? फोकस को। तो मुख्य अक्ष को जान लेते हैं। तो ध्रुव P और वक्रता केंद्र C, यानी कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? वो कहलाती है मुख्य अक्ष। और चौथी परिभाषा थी हमारी फोकस या मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, दोबारा से देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वो हमारा गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस या फिर फोकस कहलाता है। और इसकी अगली डेफिनेशन थी हमारी कि फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और ये ठीक वक्रता त्रिज्या की लास्ट परिभाषा हमारी थी कि दर्पण का द्वारक क्या कहलाता है? तो ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का व्यास हमारा क्या हो गया? ये हो गया ना व्यास। तो गोलीय दर्पण का व्यास जो M से लेके N तक है, तो गोलीय दर्पण के व्यास को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो इतनी डेफिनेशंस आपको उम्मीद है याद हो जाएंगी, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। देखिए, किसी भी बड़ी मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें लगातार स्टेप बाय स्टेप चलते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पहाड़ पर भी चढ़ना है ना, अगर हम एक एक कदम करके चढ़ेंगे तो हम एक दिन ज़रूर उस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए मोटिवेट रहिए। और कभी भी अगर आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता, तो अपने माँ बाप को याद कीजिए, क्योंकि अगर आपके माँ बाप आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं तो आप उनके लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते? अपने आप से क्वेश्चंस पूछिए कि आखिर मैं अपने माँ बाप के लिए क्या कर रहा हूँ। अगर आप कहते हैं कि मुझे नींद आती है, तो नींद आने से पहले उन आँखों को देख लीजिए जो आपकी माँ और आपके पापा की आँखें हैं। मतलब जिन आँखों में आपके लिए सपने हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ करें, आप अपनी लाइफ में कामयाब हों। तो उन आँखों की उम्मीदों पर पानी मत फेरिए। जागिए, उठिए, मेहनत कीजिए और अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में और भी जोश के साथ।